वहीं ईरान के जहाज टुस्का को लेकर के बड़ा दावा है। मिसाइलों के माध्यम से कच्चा माल ले जा रहा था टुस्का, ये बताया गया। ईरान में मिसाइल निर्माण के लिए यह सामान ले जाया जा रहा था। ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि ईरान का जो जहाज टुस्का पकड़ा गया है उसमें दरअसल मिसाइलों के लिए कच्चा माल ले जाया जा रहा था और ईरान में मिसाइल निर्माण के लिए यह सामान वहां पर भेजा जा रहा था। ये मिसाइल बनाने के लिए जरूरी रसायन लेकर के जा रहा था। ये वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बड़े दावे किए गए हैं। हॉर्मुज के मुद्दे पर पहले से ही ईरान परेशान है। दूसरी तरफ अमेरिका जो उस पर आरोप लगा रहा है या फिर उसने जिस टुस्का जहाज को पकड़ा है उसमें सच में अगर मिसाइल बनाने का सामान था तो उसने ईरान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि ये चीन का था, चीन की तरफ से इसे भेजा गया था। ऐसे में चीन भी आंखें तरे रहा है अमेरिका की तरफ। माना यह जा रहा था कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आने के बावजूद अमेरिका अपना डेलीगेशन भेज सकता है, क्योंकि टुस्का से जो कुछ भी सामान बरामद हुआ है वो चीन का है और ऐसे में अमेरिका चीन से दुश्मनी लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इस पूरे युद्ध में वो चीन को निशाने पर ले जरूर रहा है, लेकिन डायरेक्ट तरीके से वो भी उस पर एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, उससे बचते हुए नजर आ रहा है। ये दो खबरें बता रही है कि मिडिल ईस्ट में अभी भी आने वाले वक्त में कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। युद्ध रोका गया है लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है और हालात वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं एक लंबे समय के लिए। अमेरिका ईरान की जंग की वजह से अमेरिका और चीन के संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। दोनों ही देशों के रिश्तों में खिंचाव नजर आ रहा है और इसे देखते हुए अमेरिका एक और अहम व्यापारिक रूट पर शिकंजा कसने की तैयारी में है और उसकी तरफ से एक बड़ी डील भी साइन कर ली गई है। अमेरिका के लिए जितनी मुसीबत ईरान है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत चीन हो सकता है। अमेरिका हर हाल में चीन को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है। अमेरिका ने हॉर्मुज में चीन के जहाजों पर एक्शन लिया तो चीन ने साफ चेतावनी दी, जिसके बाद चीन के जहाज नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज से गुजर गए। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दुनिया के एक और अहम व्यापारिक रूट मलक्का स्ट्रेट में दखल देने का मन बना लिया है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। इस पर इन्हीं तीन देशों का कंट्रोल बताया जाता है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यही वजह है कि रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर साल करीब 80,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है, जहां से 25 से 40% व्यापार होता है। यहां से हाल ही में यूएसएस मिगुएल कीथ के गुजरने से चीन की चिंता बढ़ी। यह रास्ता तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडोनेशिया का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के 7वें बीड़ा का जहाज यूएसएस मिगुएल कीथ मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरा। ये खास जहाज है जो समुद्र में ही कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इससे हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं, साथ ही सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था होती है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के जरिए मलक्का पर अमेरिका की नजर है। मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की सक्रियता ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसका करीब 60 से 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। शायद इसलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा यानी दुविधा कहा था। यानी अगर ये रास्ता कभी बंद हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि हॉर्मुज का सबसे संकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि मलक्का का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े संकट में बदल सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से 20% का व्यापार होता है, वहीं मलक्का स्ट्रेट जहां से लगभग 36% का व्यापार होता है और यहां से होने वाला व्यापार जिसमें से 70 से 80% भागीदारी सिर्फ और सिर्फ चीन की है, तो ये सीधे सीधे अमेरिका चाइना को टारगेट करते हुए नजर आ रहा है।
आपने चौड़ाई समझ ली कि 2.8 किलोमीटर, सिर्फ इतना ये चौड़ा है, यानी बेहद ही सकरा है एक तरीके से। और अगर यहां से निकलता हुआ जहाज किसी तरीके से फंस जाता है तो वो भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन अमेरिका पहले से ही वहां पर रुकावट करने की तैयारियां कर चुका है। इजरायली सेना की क्रूरता की तस्वीरें सामने आई हैं। वेस्ट बैंक में एक बेकरी में घुसते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान नोटिस किए गए हैं। बेकरी में उनकी तरफ से तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ये बेकरी के अंदर घुसते हैं, ये बेकरी के अंदर घुसने की तस्वीरें हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के ये लड़ाके अंदर घुसते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, बेकरी में तोड़फोड़ भी करते हैं। वेस्ट बैंक में इनकी तरफ से ये सब कुछ किया गया है। इनकी क्रूरता बार बार ऐसे इलाकों में ये कह करके देखते हुए नजर आती है कि वहां पर हमास के लड़ाके मौजूद थे या हमास के आतंकवादी मौजूद थे इनके अनुसार। और हमास के आतंकवादियों को दरअसल हमने निशाना बनाया। ये एक तस्वीर आप देखेंगे जरा नीचे, एक व्यक्ति छिप करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और इजरायली डिफेंस फोर्स के ये जवान उस व्यक्ति को उसकी गर्दन मरोड़ करके पकड़ते हुए अपने साथ ले जाते हुए नजर आते हैं। ये पूरी घटना अगर सीसीटीवी में रिकॉर्ड ना होती तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि कुछ ऐसा भी वहां पर किया जा रहा है। बड़े बड़े हमले सबके नोटिस में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो क्रूरता है वो ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से बाहर आती है, जैसा इस पूरे मामले में देखा गया जो वेस्ट बैंक में हुआ है। खबर यह है कि गाजा लेबनान पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सामने आ गया है। एमैनुअल मैक्रों की तरफ से बयान जारी किया गया है। मैक्रो ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा कर दी है। उनकी तरफ से गाजा को लेकर के बड़ा बयान आया, लेबनान को लेकर के बड़ा बयान आया है फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो का। उन्होंने इजरायल की निंदा की है, कार्रवाई की निंदा की है। गाजा में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ मैक्रो कह रहे हैं, और लेबनान की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया जा रहा है, ये भी मैक्रो की तरफ से कहा जा रहा है। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद से ही इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा में कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और उसकी ये कार्रवाई अभी भी थमी नहीं है। इसीलिए ये है वहां के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इनकी तरफ से इजरायल की कार्रवाई की निंदा गाजा के अंदर की जा रही है और लेबनान के अंदर भी की जा रही है। उनका कहना है कि गाजा में और लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है, यानी कि गाजा और लेबनान की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के अंदर घुस करके हमास के आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाया और मारपीट की। और इसके साथ साथ ये एक पहला ऐसा हमला था जिसमें जमीन समंदर यानी जमीन, पानी और आसमान के रास्ते घुसपैठ की गई थी हमास के आतंकियों की तरफ से। पूरी दुनिया ने इस पूरे हरकत पर अपने बयान जारी किए थे, किसी ने उसे समर्थन नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी पूरी दुनिया की राय बटी हुई नजर आती है कि ये क्रूरता है जो कि इजरायल की तरफ से की जा रही है। चीन ने मिडिल ईस्ट की जंग में एक भी गोली नहीं चलाई। वो सीधे तौर पर जंग में शामिल हुआ, बल्कि पर्दे के पीछे से ईरान का साथ देता रहा। ईरान तो बर्बाद हो गया, लेकिन चीन फायदे में रहा। ईरान अमेरिका युद्ध में बिना सीधे शामिल हुए चीन को बड़ा फायदा मिला। उसने अमेरिका की सैन्य रणनीति समझी, ऊर्जा रिन्यूएबल सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत की और कूटनीतिक छवि एआई और रेयर अर्थ मिनरल्स में भी बढ़त हासिल हुई। इस जंग ने चीन को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बना दिया। जंग से सबसे ज्यादा फायदा चीन को सैन्य जानकारी के रूप में मिला। इस युद्ध में अमेरिका ने अपने कई आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए, जैसे जैस ER मिसाइल, टॉमहॉक, पैट्रियट और थार्ड सिस्टम। इससे अमेरिका के हथियारों का बड़ा स्टॉक कम हो गया। वहीं चीन ने इस पूरे युद्ध को ध्यान से देखा और समझा कि अमेरिका कैसे लड़ता है, एआई का इस्तेमाल कैसे करता है और कैसे सस्ते ड्रोन महंगे डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा। ऐसे में दुनिया के कई देश अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन पहले से ही सोलर, विंड, बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई चेन में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। चीन लगभग 85% तक अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी कर लेता है और इसके पास तेल का अच्छा भंडार भी है।
जंग के दौरान जहां अमेरिका लगातार आक्रामक बयान देता रहा, तो वहीं चीन शांति से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है। इससे भी कई देशों को लगा कि चीन ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर ताकत है। वहीं अमेरिका के सहयोगी देशों को यह भी महसूस हुआ कि संकट के समय अमेरिका हमेशा साथ नहीं दे सकता। मिडिल ईस्ट में चल रहे एआई प्रोजेक्ट्स पर युद्ध का असर पड़ा, जिससे पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश जोखिम में आ गया। ऐसे में चीन को आगे बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि उसके पास पहले से ही मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो बिना बाहरी मदद के भी आगे बढ़ सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स खास खनिज होते हैं जो आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी होते हैं। चीन दुनिया के करीब 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। अमेरिका ने इस युद्ध में जितने ज्यादा हथियार इस्तेमाल किए, उतनी ही उसकी चीन पर निर्भरता बढ़ती गई। साफ है कि जंग में भले ईरान बर्बाद हो गया, अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उसकी आर्थिक हालत और वैश्विक छवि बर्बाद हुई, लेकिन चीन फायदे में रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग से चीन को आखिरकार क्या फायदा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं यूएस की सैन्य जानकारी उससे मिली है। चीन को अमेरिका की सेना से संबंधित अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं और ये रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि उनकी तरफ से जो सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनकी तरफ से जो तमाम उड़ानें की जा रही थी, उसमें सीधे सीधे जानकारी ईरान को दी जा रही थी। और जंग में अमेरिका ने इस्तेमाल किए अपने हथियार, ये भी पता चला, आधुनिक हथियार। चीन को अमेरिका की जंग लड़ने के तरीके के बारे में पता चला। सस्ते ड्रोन से महंगे डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की तकनीक के बारे में पता चला। और भी फायदे हुए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई और अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कई देश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सोलर, विंड, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई में चीन का दबदबा बढ़ गया है। रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सप्लाई चीन में, जो चीन का हिस्सा है, वो 70% है और अपनी जरूरतों का करीब 85% हिस्सा खुद पूरा करता है चीन। और मुश्किल समय के लिए चीन ने तेल का एक बड़ा भंडार पहले से इकट्ठा किया हुआ है। इसके साथ उसकी कूटनीतिक छवि बेहतर हो गई है। जंग में अमेरिका ने लगातार आक्रामक बयान दिए। चीन ने शांत तरीके से दोनों पक्षों की वार्ता करवाने की कोशिश की और कई देशों को चीन ज्यादा भरोसेमंद लगा और स्थिर ताकत लगा। अमेरिका से दूर होते उसके कई सहयोगी देश देखे गए, जिसमें यूएई भी शामिल है, जो चीन और रशिया से जाकर के बातचीत कर रहा था। इसके बाद एआई और टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे चीन निकलने की होड़ में नजर आया। मिडिल ईस्ट में चल रहे एआई प्रोजेक्ट्स पर जंग का असर देखने को मिला। पश्चिमी देशों की कंपनियों का निवेश पर जोखिम देखने को मिला। चीन ने अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और चीन ने एआई से संबंधित कारोबार को आगे बढ़ा दिया। इसके साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स, जो उसका सबसे बड़ा हथियार है चीन का, आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए अहम है ये रेयर अर्थ मिनरल्स। और दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 70% माइनिंग सिर्फ और सिर्फ चीन की तरफ से की जाती है। रेयर अर्थ मिनरल्स की करीब 90% की प्रोसेसिंग पर चीन का कब्जा है। नए हथियार बनाने के लिए चीन पर ज्यादा निर्भर हो गया है अमेरिका और चीन आपस में लड़े नहीं, लेकिन एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश बहुत की गई, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से। लेकिन चीन ने भी उसमें बड़े फायदे उठाए हैं, जिनमें से 5 हमने आपको गिनवाए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार किस तरीके से शांति बनाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन शांति होते हुए कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। अब चीन की न्यूक्लियर पावर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताती हूं, जहां बड़ा दावा किया जाता है कि चीन एक साथ 50 रिएक्टर बना सकता है। यह बड़ा दावा किया गया है। चीन की न्यूक्लियर पावर से जुड़ी हुई बड़ी खबर जरा दिखाइएगा। ये जो खबर है वो ये बता रही है कि किस तरीके से बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि चीन एक साथ 50 रिएक्टर बना सकता है। ये खबर है। चीन के पास करीब 60 ऑपरेशनल रिएक्टर है, ये भी बताया गया। चीन के 36 न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माणाधीन है और ये पहले दावे हालांकि अमेरिका की तरफ से कर भी दिए गए थे कि उसकी तरफ से, चीन की तरफ से 60 ऑपरेशनल रिएक्टर है और चीन 36 न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, निर्माणाधीन है। ये दावा जब अमेरिका की तरफ से किया गया था, तब चीन ने इस बात से इनकार भी किया था। लेकिन ये सच है कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा है, उसका विस्तार करते हुए नजर आ रहा है। और उसने जब इसका विस्तार कर लिया है तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार उसके पास कितने रिएक्टर हैं। लेकिन वो तो एक साथ 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि 50 रिएक्टर बनाने की क्षमता रखता है। चीन के पास 60 ऑपरेशनल रिएक्टर है, ये भी वेस्टर्न मीडिया का दावा है और ये दावा
अमेरिका की तरफ से कुछ बयानों में किया भी गया था, जिससे चीन ने इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि चीन के पास अभी भी ऐसे 36 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि निर्माणाधीन हैं। अब रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। दुनिया में चीन बहुत तेजी से सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। चीन लगातार अपने हथियार और संसाधनों को अपग्रेड करता जा रहा है। सेना के मामले में भी चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन की न्यूक्लियर पावर को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चीन न्यूक्लियर पावर के मामले में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अब एक साथ 50 तक न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना सकता है। बताया जा रहा है कि फिलहाल चीन के पास करीब 60 ऑपरेशनल रिएक्टर हैं, जबकि 36 निर्माणाधीन रिएक्टर हैं। यानी दुनिया के कुल निर्माणाधीन रिएक्टर्स का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन के पास है। चीन लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर में इजाफा करता जा रहा है। माना जा रहा है कि चीन का टारगेट साल 2030 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देने का है। साफ है कि आने वाले समय में चीन न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। यानी आने वाले समय में उसकी तेल या दूसरे स्रोत पर निर्भरता कम हो सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।